बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के बारे में, जिसमें हमारे पास 2-3 टॉपिक्स आएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और उसके साथ डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, कुछ वेव्स करैक्टरिस्टिक्स भी आएंगी तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि यहाँ एक बात कही कि द डेप्थ एट विच द डिपर इज प्लेस्ड अफेक्ट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। ठीक है, डिपर जो हमने ऊपर पढ़ा जो यूज़ होता है ऑपरेटर्स वाटर वेव्स की, कहना चाहिए कि करैक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए उसमें जो डिपर इस्तेमाल होता है तो वो जिस डेप्थ में होता है तो वो अफेक्ट करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, व्हाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द डिपर कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द डिपर की जो वाइब्रेशन है, जो है वाइब्रेट कर रहा है, कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो कॉरस्पॉन्ड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स जो उसके अंदर पानी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, ये सारी बात समझाने के लिए से पहले 2-3 चीज़ें और ज़िक्र की हैं जिनका हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें आगे जो है फार्मूला और न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले हम जो मेन टॉपिक्स हैं यहाँ के उनको देख लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, वेव्स आ रही हैं कहीं से, ठीक है, ये एक ही मीडियम है, ये किसी सरफेस से टकराती हैं, ये दूसरा मीडियम है जिसकी सरफेस है, इससे टकरा कर ये इस ही मीडियम में, जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, वापस मुड़ती हैं। ठीक है, तो ये बाउंस बैक करना जो है ये इनका रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया कि ये ओबे करती हैं द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ का। वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं। बहरहाल इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम, ये सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक होंगी बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस, एक दूसरा मीडियम है उसके सरफेस से टकरा कर। तो ये जो है फेनोमेना जो है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। यहाँ मिसाल दी है, ये इंसिडेंट वाटर वेव्स है, वाटर वेव्स आ रही हैं, यहाँ एक बैरियर लगाया है पानी के अंदर, तो ये वेव्स यहाँ से टकरा कर इस तरफ मुड़ रही हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स है। ये वेव फ्रंट्स आगे आ जाएगा क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दूसरा हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की इन्होंने क्या डेफिनेशन की है, when a wave enters from a region of deep water to a region of shallow water at an angle, the wave will change its direction। ये डेफिनेशन दे दी है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है ना वो थोड़ा बहुत अपना कहना चाहिए सेम है, कहना चाहिए कि एक जैसी लगती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे। लेकिन ये याद रखें रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो है वो उसके साथ जो है वो कोइंसिडेंस नहीं करती है। ये याद रखें कि रिफ्रैक्शन ऑफ जो वेव्स का की जो डेफिनेशन है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन से किसी तरह भी मैच नहीं करती, बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। असल में जब पानी के अंदर वेव्स उठती हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ बताया है कि पानी के अंदर वेव्स जो हैं जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वाटर वेव जो है वो ज़्यादा होगी। दिस रिजल्ट शोज दैट द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन वाटर डेप्थ। ठीक है, वाटर ट्रैवल फास्टर इन डीप वाटर देन इन शैलो वाटर। ठीक है, वाटर की डेप्थ जो है जितनी ज़्यादा होगी वाटर वेव्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा स्पीड से चलेंगी। ठीक है, और जितना कम होगा, यहाँ ये रिपल टैंक के अंदर जो है हमने एक यूँ कहें कि बैरियर रख दिया है, एक
चीज़ रख दी है जिसने आगे पानी के डेप्थ को यहाँ कम किया है, ठीक है। इसकी वजह से ये वेव लेंथ जो है ये कम हो गई है, स्पीड भी कम हो गई है, वेव लेंथ भी कम हो गई है, ठीक है। और दूसरी वजह यहाँ वेव लेंथ और स्पीड की कम होने की ये फ्रिक्शन भी है, यहाँ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है इस रुकावट के साथ, ठीक है। तो 2-3 फैक्टर हैं, लेकिन इनमें जो मेन फैक्टर है वो डेप्थ ही है कि डेप्थ में वाटर की जो वेव्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, तो वेव लेंथ भी ज़्यादा होती है और स्पीड भी ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ हमने चूँकि डेप्थ कम कर दी वाटर की, तो यहाँ वेव लेंथ भी कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई, फ्रिक्शन की वजह से मज़ीद स्पीड पर जो है वो जो है स्पीड मुतासर हुई है, ठीक है। तो ये फिनोमिना व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू अ रीजन ऑफ शैलो वाटर एट एन एंगल, ठीक है, द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ये जो फिनोमिना है ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। जब वेव्स आ रही होती हैं कहीं से, वो एनर्जी के साथ आ रही होती हैं और उनके आगे कोई ऑब्स्टिकल लगा दिया जाए, कोई रुकावट लगा दी जाए, तो जब वो उससे निकलने की कोशिश करती हैं तो वो रुकावट जितनी नैरो होगी, जितनी छोटी होगी, डिफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, वेव्स उतना फैल कर निकलेंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, यहाँ छोटा सा कहना चाहिए रास्ता इन्होंने दिया वेव्स के लिए। ये वेव्स आ रही हैं, बिल्कुल सीधी आ रही हैं, ठीक है, यहाँ छोटा सा रास्ता। तो अगर आप यहाँ देखें, जब यहाँ से वेव्स निकल रही हैं तो ज़्यादा फैल रही हैं, ये डिफ्रैक्शन यहाँ ज़्यादा हो रही है, मज़ीद फैल कर निकल रही हैं, ठीक है। जबकि यहाँ ऑब्स्टिकल जो है वो कम था। ऑब्स्टिकल कम से मुराद ये कि रुकावट कम है, ठीक है। यहाँ रुकावट ज़्यादा थी, छोटी सी जगह थी निकलने के लिए, यहाँ रुकावट कम है, बड़ी जगह है निकलने के लिए। तो यहाँ डिफ्रैक्शन जो है वो कम होगी, वेव्स ज़्यादा फैलेंगी नहीं, कम फैलेंगी। जितना ये रास्ता कम होता जाएगा, डिफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। इसको हम आसानी से इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक पाइप में जब पानी आ रहा होता है तो वो एक ही जगह आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जब हम उसके आगे अपनी उंगली लगा देते हैं उसको फैलाने, तो वो मज़ीद फैल कर निकलता है। जितना ज़्यादा उसका रास्ता बंद करेंगे उतना ज़्यादा वो उतना फैल कर निकलेगा, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन से यही होता है कि वाटर वेव्स जो पीछे से आ रही हैं, जब उनके आगे एक रुकावट रखी जाती है तो वो डिफ्रैक्ट होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, और जितनी ज़्यादा रुकावट की जाती है डिफ्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे वेव्स के। प्रॉपर्टीज़ थी कि वो रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं और डिफ्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आगे मज़ीद वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। द फॉलोइंग आर सम टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेव मोशन। वेव मोशन को समझने के लिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अच्छा, उसके बाद वेव लेंथ और वेव स्पीड, ठीक है। उसके बाद वेव फ्रंट भी है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा टाइम पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले टाइम पीरियड, जो कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, ठीक है। तो एक ऑस्किलेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो टाइम पीरियड लेती है वेव पहुंचने के लिए, वो टाइम जो टाइम लेती है वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक जो वेव टाइम ले रही है तो ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पीरियड इज सेकेंड। तो खैर टाइम का तो हमें पता है कि ऐसा यूनिट जो है वो सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट ऑफ टाइम। एक सोर्स जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और फिर वो वेव्स आगे एनर्जी लेकर जा रही हैं, तो वो कंप्लीट वेव्स किसी भी टाइम के अंदर जो एक यूनिट, जो एक सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। सपोज़ वेव्स, एक सोर्स जो है 20 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है,
बल्कि यहाँ फार्मूले से देख लें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस, सपोज 20 वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, और टाइम टेकन जो है वो 20 सेकेंड है, तो हम 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इज 1 एंड टाइम्स टेकन इज t, देन f फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन t, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। दूसरी भी एक और इन्होंने इसकी जो है वो डेफिनेशन की है कि फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड, ठीक है, पीरियड का रेसिप्रोकल, पीरियड का यानी टाइम का रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। रेसिप्रोकल किस लिए है कि ये f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी है, ठीक है, और t को जब हम ऊपर करेंगे 1 को नीचे करेंगे तो यूं कहें, बल्कि इसको यूं कह लें कि f अपॉन टी, ठीक है। इसको अगर हम लिखें t हमारे पास ये है, t का रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन टी, ठीक है, और यही f है, ठीक है, तो f जो है वो टाइम का रेसिप्रोकल है, ठीक है, इस तरह। अच्छा जी, वेवलेंथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। टू क्रेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, ट्रफ्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी इन्होंने ट्रफ नहीं लिया है, लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि यूं कहें कि स्टार्टिंग ऑफ ट्रफ और एंड ऑफ क्रस्ट, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ क्रस्ट और आगे जो आ रही एंड ऑफ ट्रफ, ठीक है, इनके दरमियान जो लेंथ होती है वो वेव लेंथ कहलाती है। इसी तरह टू क्रस्ट के दरमियान जो है ये वेव लेंथ कहलाती है, और टू ट्रफ्स के दरमियान जो है वो वेवलेंथ कहलाती है। इसको मैं यहाँ बना के भी मज़ीद, क्योंकि यहाँ छोटी बनी है तस्वीर तो हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। ये वेव्स बन रही हैं, ठीक है, तो ये और ये दो क्रस के दरमियान ये जो है ये वेवलेंथ है, ठीक है, दो ट्रफ्स के दरमियान ये वेवलेंथ है, ठीक है, और इसी तरह स्टार्टिंग ऑफ क्रस्ट और नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंडिंग ऑफ ट्रफ, ठीक है, ये वेवलेंथ है, और स्टार्टिंग ऑफ ट्रफ नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंडिंग ऑफ क्रस्ट, ये जो है ये आपका वेवलेंथ है, ठीक है, और ये डिनोट किया जाता है इस निशान से जिसको लैंडा कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा पूरा यही यहाँ पे यही बताया। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि ये तो हमने ट्रांसवर्स वेव के हिसाब से बताया ना, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें दो कंप्रेशन के दरमियान, ठीक है, या दो रेरेफेक्शन के दरमियान जो है जो सेम कंप्रेशन या सेम रेरेफेक्शन के दरमियान जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो वेव लेंथ कहलाता है। ये चीज़ यहाँ पे बताइए, ठीक है, ये पूरा दोनों का बता दिया। वेव स्पीड, अच्छा, वेव स्पीड इज द स्पीड एट विच वेव ट्रेवल्स, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज अ क्रेस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पीड के फॉर्मूले से इन्होंने पूरा जो है वेव स्पीड का जो है वो निकाला है, ठीक है, और डिस्टेंस मालूम किया है, ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो मालूम की है, द स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हमने 9th में पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, यानी स्पीड जो है वो है डिस्टेंस s अपॉन t, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस जो है हमें पता है, यह ऊपर फ्रीक्वेंसी थी, वेवलेंथ थी, ठीक है, वेवलेंथ आ गई, और टाइम हमारे पास टाइम इंटरवल t था, ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब हमें चूंकि पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टी है, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ को अलग करें तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। इसको अगर हम यूँ करें, ये वाली चीज़ को, ठीक है, इसको हम करें 1 अपॉन टी,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, ये हो जाएगा। तो ये 1/t जो है ये फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f इंटू वेव लेंथ, ठीक है, यही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गई वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, ठीक है। इसको यहाँ हम तमाम चीज़ों के साथ फिट कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने निकाला है, ठीक है। इसको t को हम इस साइड लेके चले जाएं तो s इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा, ये आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा वेव लेंथ, इसी फार्मूले से वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं यहाँ अहम, वो कौन कौन सी हैं जो हमें मालूम हुई है। एक ये कि वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें मालूम हुई है अहम, वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। ये दोनों से ही निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने बता दिया द स्पीड ऑफ वेव कैन आल्सो बी रिटन एज वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, यूँ भी लिखा जा सकता है और यूँ भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा ये टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो है कि इमेजिनरी लाइन होती है ऑन अ वेव दैट जॉइंस ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेज, ठीक है। वेव फ्रंट इज यूजुअली ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल वेव क्रेस्ट्स, ठीक है। जितनी भी क्रेस्ट्स बन रही हैं उनको ज्वाइन कर लिया जाता है, तो ये वेव फ्रंट कहलाता है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, कोई ज़रूर हाथ से या पेंसिल वगैरह से ड्रा नहीं की जाती, ठीक है। तो ये दो तरह की होती हैं, एक तो ये होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है और एक प्लेन स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे, अगर रिपल टैंक के अंदर ऊपर से हम कोई चीज़ डालें तो वेव्स चारों तरफ निकलती हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो मुख्तलिफ क्रस्ट बन रही है, इधर भी बन रही है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो इनका जो वेव फ्रंट बनेगा, लाइन इमेजिनरी लाइन बनेगी, वो गोल बनेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, ठीक है। और अगर हम रिपल टैंक के अंदर ऐसे लंबी कोई चीज़ डालें, उसको वाइब्रेट करें, तो उसकी वेवलेंथ सीधी आगे की तरफ जाती हैं, वेव सीधी आगे की तरफ जाती हैं। तो यहाँ क्रस्ट सारी जो है वो एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो यहाँ जो लाइन इमेजिनरी लाइन वेव फ्रंट बनेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये दो टाइप्स हो गई विच आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इसमें है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइंस इसमें, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट्स की दो आपके सामने टाइप्स भी आ गई। यही चीज़ यहाँ बताइए डायग्राम इन रिपल टैंक अ टिपर कैन प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स, दीज वेव्स हैव अ सर्कुलर वेव फ्रंट। In a ripple tank, a plane dipper can produce plane waves. These waves have a plane wave front. ये यहाँ ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह इनके वर्क एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।